छोटा हो गया पापा, ठीक हो जाएगा। नहीं बारिश उसके पास ऐसे हमारा अभी पहले बता। चलो डपरी से वो सॉरी एडवेंचर पढ़ रहे थे ना अपन। चलो डपरी यार बात वीडियो एडिट करना एडवेंचर में कौन से क्वेश्चन हो गए थे, कहाँ तक पहुँचे थे, ये पहले पढ़ें। अच्छा हाँ, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का डिफरेंस हो गया था। डिबेंचर के तो न्यूमेरिकल अपन ने सारे लगा लिए है ना, जितने अपन को पढ़ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्लीट हो गया था वैसे अगर आपको ऑब्जेक्टिव उसके बताने तो बता देते। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ डिबेंचर तो हो गया था पूरा। ऑब्जेक्टिव भी बता दिया था, मेन फंड रेज करना है। ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है, हमको पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा, क्योंकि हम इक्विटी शेयर पूरे इशू कर चुके हैं, डिबेंचर पूरे प्रेफरेंस शेयर पूरे इशू कर चुके हैं, दैट वी नीड मोर मनी, दैट्स व्हाई वी इशू द डिबेंचर। चलिए डिबेंचर कंप्लीट। अब एक ऐसा चैप्टर जो थ्योरी ही आता है और 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ध्यान देना 3 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। पीछे मार्कर नहीं है सर, होगा भी तो देख लेगा। 9 स्टार्ट कर रहे हैं। हां है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे आता है। 3 अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को देने के। पहला एक क्वेश्चन ये हो सकता है, एक्सप्लेन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन अ कंपनी, एक्सप्लेन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन अ कंपनी। समझ रहे हो, या तो एसेट साइड आपसे पूछ लेगा या तो लायबिलिटी साइड आपसे पूछ लेगा। डन, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक्सप्लेन एनी 5 आइटम ऑफ कंपनी बैलेंस शीट, एनी 4 आइटम ऑफ कंपनी, या एक्सप्लेन कंपनी बैलेंस शीट, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन आए हुए हो, क्या लिखे हैं, अंडर विच हेड द एंड सब हेड और द फॉलोइंग आइटम शोन ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, बातें नहीं, ये पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से, 2 दिन लगेगा कम से कम इसमें दिमाग में चीजें सेट होने में। एक आ सकता है कि आपको जो भी है आइटम दी होंगे और आपको ग्रुप क्या बोलते हैं, हेड एंड सब हेड बताने, और या तो हेड एंड सब हेड दिए होंगे आपको आइटम बताने। एग्जांपल दे रहा हूं समझना, जैसे करंट एसेट कौन कौन सा आइटम है बताओ, करंट रेशियो में याद कर रहा है था, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेब्टर, बिल रिसीवेबल, ये आइटम कौन से हुए, करंट एसेट। क्या बोला मैंने आपको, मैंने हेड दिया करंट एसेट और आपसे बोला राइट एनी 5 आइटम्स 2 नंबर में। समझना बात को, क्या मैंने आपको 4 हेड दिए और चारों हेड का मैंने बोला 2-2 आइटम लिखो 3 नंबर में। एक चीज क्या हुई, आपको मैंने क्या दिया, हेड और आपसे आइटम पूछ ली। दूसरा क्या हो सकता है, आइटम दे दूं और आपसे हेड पूछूं, तो आपको सॉल्व कैसे करना होगा, टेबल फॉर्म में।
कैसे? यहाँ लिखा आइटम, यहाँ लिखा ग्रुप और यहाँ लिखा सब ग्रुप या हेड सब हेड। कैसे? जस्ट एग्जांपल कैश। अब कैश किस ग्रुप का आइटम है? किसका आइटम है? करेंट एसेट। इसका सब ग्रुप कुछ नहीं है। सब ग्रुप क्या होता है अभी आएंगे दुकान पे। ठीक, ऐसे मैंने आपसे बोल दिया, मान लो क्रेडिटर। क्रेडिटर किसका आइटम है? तो इसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी का है और इसका मेन है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब ये कैसे हो रहा है? दो आइटम दिए, दोनों को मैंने ग्रुप और सब ग्रुप आपसे पूछ लिया। अब इंपॉर्टेंट है कि हमको ग्रुप और उसके सब ग्रुप पता हो और उसके अंदर होने वाले आइटम पता हो। ठीक, तो दो क्वेश्चन कैसे बने? आइटम दिया होगा, ग्रुप और सब ग्रुप बताओ, या ग्रुप एंड सब ग्रुप दिया होगा, आपको उसके अंदर के आइटम बताना है। दिस इज वन वैरायटी। क्रेडिटर का क्या लिखा है? क्रेडिटर का लिखा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। अभी आगे आएगा, तुमको क्लियर होगा, बता रहा हूँ। इसको टेंशन में मत लो, ये तो समझ में आ रहा है कि करना क्या है। ग्रुप उसका क्या होगा उसको छोड़ो, ठीक है ना, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। याद कराऊंगा, याद होगा। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या क्वेश्चन बोला? एक्सप्लेन एसेट या लायबिलिटी या बैलेंस। क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन एसेट इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट और इन एक्सप्लेन बैलेंस शीट। यानी आपको बैलेंस शीट में जितने आइटम होते हैं एसेट साइड में वो एक्सप्लेन करने हैं, लायबिलिटी साइड में जितने आइटम होते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। ये और में रहता है, ध्यान रखना। या तो इसकी और में आ जाएगा, इसकी और में आ जाएगा, या इसकी और में आ जाएगा, या हो सकता है इसके और में। इन दोनों में वो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आना है, 4 नंबर का है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कंटेंट बहुत है इसमें। और ऐसा है कि इसमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि जैसे 5, अगर ये वाला आया तो 5 आइटम आएंगे, तो उसमें ऐसे जितने आइटम आप पढ़ने वाले उसमें से 3-4 तो आपसे नॉर्मल बन जाएंगे। बट एक कार्ड आइटम के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। आप देखो क्या है इसके बाद देखो, पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ ही आया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? फिर अपन बैलेंस शीट के बाकी आइटम के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बैलेंस शीट के आइटम के अलावा जो क्वेश्चन है पहले उनको पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बताओ, कोई भी कंपनी अपना फाइनल अकाउंट क्यों बनाती है? तुम ट्रेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस। हम ये क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकालते हो? नेट प्रॉफिट। तो हमने क्या बोला? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। पहला चीज तो हम यही जानना चाहते हैं। दूसरा हम जानना चाहते हैं पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हम दूसरा क्या जानना चाहते हैं कि बिजनेस में एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। सब एक बड़ा आसान है जो आपको मालूम है। ये मालूम है कहाँ से आ रहा है? 11th में जो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े कि अकाउंट क्यों बनाते हैं, पूरा वही है। आप अकाउंट बना रहे हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, एसेट को जानने के लिए, लायबिलिटी को जानने के लिए, डेटर को जानने के लिए, क्रेडिटर को जानने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ये रीजन है अकाउंट को बनाने के। ऑब्जेक्टिव मतलब हम क्यों बना रहे हैं।
फाइनल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? प्रॉफिट पता चल जाए, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए, फ्यूचर के डिसीजन ले पाए, एसेट की पता चल जाए, लायबिलिटी का पता चल जाए, कितने हमारे डेटर हैं, किससे किससे पैसा लेना है ये मालूम पड़ जाए, किनको किनको पैसा देना है ये पता चल जाए, हमारी लोन पता चल जाए। ये वो पॉइंट है जो आप नॉर्मली लर्न ना भी करो तो भी दिमाग में आ जाएंगे। अकाउंट क्यों बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, एसेट जानने के लिए कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी जानने के लिए कि हमको कहाँ कहाँ कर्जा चुकाना है, हमारे डेटर कितने हैं, हमारे क्रेडिटर कितने हैं, फ्यूचर प्लानिंग हम कर सकें, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए, बिजनेस में दिख तो रहा है कि बड़ा आदमी है हम, फैक्ट्री के मालिक है, पर फैक्ट्री घाटे में पता चल रही है, ऐसी दिखा भरा रहे अंदर से खोखला। तो वी वांट टू नो व्हाट इज द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। तो ये वो चीजें, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो 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 तुम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। एक्सपेंसेस का पता चल जाए, कौन सा खर्चा कम हो रहा है, कौन सा खर्चा ज्यादा हो रहा है, वेस्टेज का पता चल जाए, मिसयूज का पता चल जाए, प्लस फ्रॉड का पता चल जाए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ये सब बनाते हैं क्यों? ताकि फाइनल अकाउंट जब बनेगा तो ये सब चीजें पता चल जाएगी। अब इसमें जो हमने लिख के दिया उसमें क्या लिखा है देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आ गया फाइनेंशियल पोजीशन। अब उसने बड़ा थोड़ा सा रिफाइन करके हेडिंग लिख दी है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बात वही है फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड क्या लिखा है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम पैसा जो यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या आया, एसेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या लिखा है नेक्स्ट, अबाउट अर्निंग पोटेंशियल, यानी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल मतलब हमारा भविष्य में कमाने की क्या संभावनाएं है, हम कितना मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू फॉर्म बेसिस डिसीजन ऑफ शेयर होल्डर। भाई डिसीजन मेकिंग था ना कहीं, नहीं लिखा, फ्यूचर प्लानिंग में ले लो, ठीक है ना। फिर रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ढंग से काम हो रहा है, लॉस हो रहा है तो मतलब मैनेजमेंट गड़बड़ है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ एंड यूजर। एंड यूजर मतलब कंपनी के लास्ट बंदे तक प्रॉफिटेबिलिटी जा रही है या नहीं, लास्ट शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं। एंड अदर ऑब्जेक्टिव में लिखा है सेटल डिस्प्यूट, है ना, क्रेडिबिलिटी ऑफ एंटिटी, इन्वेस्ट हम कर पाएंगे कि नहीं, फ्यूचर पेमेंट ऑफ टैक्स हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, राइट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पिछले साल तो आया 3 नंबर में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा था लेकिन पिछले साल पटक दिया। क्या था, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहाँ पे काम नहीं करेगा, कहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्क नहीं करता। कैसे वर्क, आप क्यों किस लिए बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, ठीक। कब प्रॉफिट एंड लॉस सही पता नहीं चलेगा, इफ यू यूज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स डेटा अगर होगा, गलत डेटा अगर आपने लिखा, तो अब पहला क्या लिखा है उसमें देखो, पढ़ो, ओनली ऑन एंड रिपोर्ट, केवल एक रिपोर्ट है, एक्चुअल डेटा नहीं है। दूसरा, डज नॉट डिपेक्ट द ट्रू पोजीशन। क्यों ट्रू पोजीशन नहीं बताता, क्योंकि इसमें आप नॉन कैश आइटम भी लिख देते हो, जैसे लाइक डेप्रिसिएशन, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता। प्लस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड भी लिख देते हो, तो सारे एडजस्टमेंट करते हो, इसलिए इसमें से एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चलता। फिर हिडन कॉस्ट, सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब हम इसमें जो भी चीजें लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं जो पास्ट हो चुका है, एक्चुअल आज की पोजीशन क्या है वो हमने मेंशन नहीं की। इसलिए आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू पोजीशन एक्सपोर्ट नहीं करेगा, राइट पोजीशन सामने नहीं लाएगा। फिर क्या लिखा है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर नॉट कंसीडर। मतलब हम इसमें उन चीजों को नहीं लिखते जो नॉन मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी मतलब जैसे गुडविल
गुडविल को पैसे के फॉर्म में तो होती नहीं। पर्सनल रेपुटेशन हम वो मेंशन नहीं करते। हमारे रिलेशन बिजनेस में कैसे हैं कस्टमर से, वो हम मेंशन नहीं कर सकते। तो नॉन मॉनेटरी चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस को बचा के रखती हैं। एक एग्जांपल से समझना, एक कंपनी थी इंदौर में, बहुत बढ़िया काम कर रही थी, बट लॉकडाउन आया और वो कंपनी रातों रात डिफॉल्ट कर गई। लॉकडाउन की वजह से कम, उसका पूरा काम चलता था फेसबुक से, और फेसबुक ने उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया। 2 करोड़ के आसपास कस्टमर थे उसके, कस्टमर जिनको वो सर्विस दे रही थी। मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, कंपनी पुरानी हो गई, मतलब वो शार्क टाइम पे आई थी और नई कंपनी बना के आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा याद है। तो उन्होंने क्या, वो फेसबुक के थ्रू कर रहे थे, फेसबुक ने बैन किया और कंपनी क्लोज, क्योंकि सारे क्लाइंट से उनका कनेक्शन फेसबुक के थ्रू था। अब आईडी ब्लॉक हो गई तो सारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट। अब बात समझना यहाँ से इसका रिलेशन क्या है। एट दैट टाइम, समझो बात को, एट दैट टाइम उनके पास 70 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, उनको सैलरी देनी, अकाउंट बंद हो चुका है, जिसकी वजह से जो अर्निंग आ रही थी इनकम बंद हो गई। तब उन्होंने अपने एम्प्लॉय से बात की कि भाई देखो हमारे पास पैसा, अभी तो पैसा नहीं है और 4 महीने रहेगा भी नहीं, क्योंकि हमको नया सेटअप बनाने में, नया अकाउंट बना के उसको बिल्ड करने में 4 महीने से साल भर का टाइम लगेगा। तो या तो आप 50% सैलरी पे काम करने लगो, बाकी का 50% कंपनी के सेटल होते ही हम आपको ब्याज सहित वापस करेंगे, और या तो आप ड्रॉप करो। 56 एम्प्लॉयज ने बोला हाँ ठीक। कुछ ही थे जिनकी पर्सनल मजबूरियां थी कि यार उनका घर ही नहीं चल पाएगा 50% सैलरी पे, तो वो छोड़ के चले गए। ये क्या होता है, नॉन मॉनेटरी अलायंस है बिटवीन ऑनर एंड एम्प्लॉय। इसको आप अकाउंट में मेंशन नहीं कर सकते। एक डेड हो चुकी कंपनी को वापस रिकवर करने में वो काम आया ना, पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं शो होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शो होगा, कंपनी डिफॉल्ट कर गई, खत्म। रिवाइव कैसे की वो मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट, नो appreciation not useful for future prediction, यानी हम फ्यूचर डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक्चुअल देखो यहाँ क्या बोल रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग में काम आता है, और लिमिटेशन में क्या बोल रहे हो, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। दोनों जगह अपनी अपनी जगह सही है। कैसे, हमको नेट प्रॉफिट जो पता चलेगा उसके हिसाब से तो हम डिसीजन लेके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल नेट प्रॉफिट थोड़ी है। मान लो नेट प्रॉफिट अभी शो हो रहा है 2 करोड़, पर है वो 2.5-3 करोड़ या 4 करोड़, तो 2 करोड़ के हिसाब से तो आप प्रेडिक्शन कर लोगे, पर एक्चुअल प्रेडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल तो आपका प्रॉफिट 3 करोड़ है या 4 करोड़ है। तो राइट प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग कर सकते हो पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर ऐसा होगा। ये वो लिमिटेशन है जो इसमें लिखा। और क्या लिमिटेशन हो सकती है, रॉन्ग डेटा, गलत डेटा आपने डाल दिया। सेल हुई है 2 करोड़ की, लिख रहे हो 20 लाख, तो एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ रिजर्व बना रखी है आपने, सीक्रेट रिजर्व, जो कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे हो, तो सही अकाउंटिंग काम नहीं करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है ना। फॉल्स एक्सपेंसेस आपने शो कर रखे हैं, तो राइट पोजीशन नहीं पता चलेगी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, जो ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम नहीं करती, ठीक। तो 3 नंबर में लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन, तो चांसेस लास्ट ईयर में अगर ये आ चुका है तो चांसेस इसके ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक ये क्वेश्चन था, देखो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इन विच ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शेयर वाले में, ऑथराइज शेयर, इशूड शेयर, सब्सक्राइब शेयर, पेड अप शेयर, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ शेयर वाले चैप्टर, तो इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप यही लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वही हमारी इंपॉर्टेंस, इसमें वही लिखा है, इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट, टू शेयर होल्डर, टू क्रेडिटर, टू लेबर, टू सोसाइटी, टू नेशन, टू गवर्नमेंट।
देखो नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 5 टेंजेबल एसेट्स, बताओ कौन कौन सी होती है 5 टेंजेबल एसेट्स। लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, टेबल, चेयर। इंटेंजेबल 5, गुडविल, कैश टेंजेबल है। इंटेंजेबल पेटेंट, बताओ। इंटेंजेबल एसेट, पहला गुडविल और दूसरा पेटेंट बोला ना। नेक्स्ट ट्रेडमार्क, नेक्स्ट कॉपीराइट। देख लीजिए एक और, अच्छा एक और ट्रेडमार्क को बताया। लिखा कहाँ है सर? ये क्या है? सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है और फर्स्ट पेज में लिखा है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और क्या? फर्स्ट पेज से खोला ही नहीं। सॉफ्टवेयर, ठीक है। और बताओ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दीज आर द 5 इंटेंजिबल। केवल यही आया था 2 नंबर में कि आप टेंजिबल के 5 नाम बता दीजिए, इंटेंजिबल के 5 नाम बता दीजिए। पेटेंट, जब कोई साइंटिफिक इन्वेंशन होता है तो उसके फॉर्मूले को रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको पेटेंट लेना पड़ता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, कोविड की वैक्सीन अभी बनी तो जिसने उसको बनाया उसने उसका पेटेंट लिया ताकि उस फॉर्मूले से कोई दूसरा वैक्सीन ना। कॉपीराइट किसी भी रिटन या ओरल क्रिएशन पे मिलता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, किसी ने कोई बुक लिखी तो उसको उसका कॉपीराइट मिलेगा। उसकी बुक के कंटेंट को कोई दूसरा मॉनेटरी टर्म में नहीं यूज कर भाई। जैसे ये बुक है तो इस बुक को हम पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, पर अगर ये सोचे कि इस बुक को हम छाप के बेचने लगे तो दिस इज नॉट माय राइट। वो किसका राइट है? जिसने उस बुक को लिखा, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट, ठीक है ना। ऐसे ही सिंगिंग है तो उनका अपना आर्ट है, उनकी अपनी वॉइस है। किसी ने अपनी वॉइस में कोई जैसा लता मंगेशकर ने कोई गाना गाया, उसको मैं अपना बता के ठीक है ना। अगर लता मोहम्मद रफी को पकड़ लो तो वो नहीं पॉसिबल है ना, वो आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो कॉपीराइटेड है। आप किसी भी सीडी में देखो, किसी भी बुक में देखो, ऐसे सी बना रहता है, दिस इज अ साइन ऑफ कॉपीराइट। और एक जगह आर भी बना रहता है, रजिस्टर्ड का ये चीज रजिस्टर्ड है। ट्रेडमार्क में ज्यादातर आर लिखा मिलेगा या टीएम लिखा मिलेगा। आर लिखा है, तो वो ट्रेडमार्क के लिए होता है कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये आर जो वर्ड यूज होता है ज्यादातर नाम के साथ यूज होता है कि नाम लिखा रहेगा, नाम के ऊपर आर लिखा रहेगा, तो ये मतलब होता है कि वो नाम रजिस्टर्ड है, उस नाम को वो दूसरा यूज नहीं कर सकता। भाई जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, अब रिलायंस वर्ड का रिलायंस नाम अगर रिलायंस के ऊपर आप देखोगे तो आर लिखा है, तो रिलायंस वर्ड को यूज नहीं कर सकता। अब हम रिलायंस इन्फोटेक से नाम से यूज कर सकते हैं क्योंकि रिलायंस इन्फोटेक वर्ड रजिस्टर्ड नहीं। रिलायंस सॉफ्टवेयर के नाम से हम यूज कर सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल बात समझना। लेंस कार्ड है, लेंस कार्ड के ऑनर ने जो कार्ड वर्ड लेंस कार्ड है तो लेंस कार्ड वर्ड से उसने बहुत सारे नाम रजिस्टर्ड करा दिए, जैसे कार वाला, ठीक है ना। तो कार वाला एक वेबसाइट है, कार वाला, ठीक है ना। तो कार वाला जो वर्ड है उसने रजिस्टर्ड करा दिया कि दूसरा नाम कोई उसको यूज ना करे, ठीक है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट एक्चुअल में क्या है, स्टार्टिंग में लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब बड़ा नाम बन जाता है ना तो उसका दूसरे लोग फायदा उठाना शुरू कर देते। ये हो गई टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिर मैंने ये क्वेश्चन जो आपको अभी बताया
उस क्वेश्चन का एक सैंपल यहाँ दिया हुआ है। ये नाम की हेडिंग और सब हेडिंग आपको बतानी थी। अगला लिखा राइट द एलिमेंट या क्वालिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वालिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस बता दे, जो राइट पोजीशन ऑफ एसेट्स बताए, जो राइट पोजीशन ऑफ लायबिलिटी बताए। देखो इंपॉर्टेंस यही है, क्वालिटीज यही है, ऑब्जेक्टिव यही है, लिखने का तरीका बदल रहा है। ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? टू नो। और इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो नॉलेज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस या नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्टर्स लिखेंगे तो नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, कि इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए। क्या चीज? एलिमेंट या क्वालिटीज। देखो वर्ड यूज हुआ है। एलिमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। एलिमेंट मतलब उसमें क्या क्या आइटम डाले जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या लिखते हो? एसेट लिखते हो, लायबिलिटीज लिखते हो, एक्सपेंसेस लिखते हो, इनकम लिखते हो, स्टॉक्स लिखते हो। उससे पता क्या चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। ये हो गया एलिमेंट। देखो इसमें यही लिखा है आंसर में, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ये 5-6 एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब उसमें क्या आइटम लिखे होते हैं? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। 3 आइटम, 3 हेडिंग है। ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हैं? एक्सपेंस और इनकम। पता क्या चलता है? प्रॉफिट। 3 एलिमेंट हुए। एक्सपेंस लिखते हैं डीआर में, इनकम लिखते हैं सीआर में। मालूम क्या पड़ता है? प्रॉफिट या लॉस। ये 3 एलिमेंट हुए। चौथा एलिमेंट क्या हुआ? एसेट बैलेंस शीट में और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में। छठवां एलिमेंट और बोल सकते हो एडजस्टमेंट। वो भी आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में मिल जाते हैं। एलिमेंट मतलब उसमें क्या क्या पड़ा है। और क्वालिटी क्या है? यही क्वालिटी है कि आपको एक जगह पूरी एसेट्स मिल जाएगी, एक जगह पूरी लायबिलिटीज मिल जाएंगी, एक जगह पूरे एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखो जल्दी। अगला क्या लिखा है? एक्सप्लेन द 3 आइटम ऑफ लायबिलिटी एंड 3 आइटम ऑफ एसेट। ये कल बात करेंगे इस पे। ये बैलेंस शीट के जो ये वाला क्वेश्चन है ये कल सॉल्व होगा। अब देखो इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल का डिफरेंस मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। राइट द 8 जर्नल फैक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। पूरी बैलेंस शीट इसमें बता दी है, मैंने आंसर में लिखा है। जब बैलेंस शीट बताऊंगा तब क्लियर होगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो ये क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ अ कंपनी, डिस्क्राइब द आइटम ऑफ एसेट साइड ऑफ अ कंपनी। ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे बात कर ली, इसके बारे में डिटेलिंग कल होगी। फिर अगला क्या है? व्हाट आइटम शुड बी इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांस। बात की थी ना, हेडिंग देगा और आपसे आइटम पूछेगा। क्या क्वेश्चन आया देखो लो। व्हाट आइटम आर इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स, loans and advance in the asset side of the balance sheet of a company। दो हेडिंग दिया उसने। पहला करंट एसेट्स क्या क्या आइटम आते हैं बताओ, और लोन एंड एडवांस की हेडिंग में क्या क्या आइटम आते हैं ये बताओ। लिखा था मेन शो द मेन हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। मेन हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट का मतलब कंपनी में 6 हेडिंग होती है, सॉरी 7। कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं 7 हेड्स होते हैं, फिर उनके सब हेड्स होते हैं, फिर उन सब हेड्स के अंदर आइटम। हाँ सर आपने बताया था। ठीक, इसका डिटेलिंग अपन कल करेंगे। वो था ना शॉर्ट करंट एसेट्स लायबिलिटी। एक क्वेश्चन में आया था तो अपन ने बात की थी। हाँ। अब उसको हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। डन। चलिए पहले वो खोलिए स्टडी। आज के लिए आपका बैलेंस शीट में जो इसमें पढ़ा अपन ने वो ये चीजें हैं। ये 2 क्वेश्चन अगले 2 दिन में सॉल्व होंगे। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पूरा लंबी चौड़ी बैलेंस शीट आपके फॉर्मेट में बनी हुई है। वो छोटी सी बैलेंस शीट है तो उसमें बड़ा टाइम लगने वाला है। किन्हें लाना भूल गया। आज कॉलेज स्टार्ट कल ये है देखो जो तुम लोगों को पढ़ना है।
सर उल्टा है। पेज नंबर 453। ओ ये करनी देख बेटा। पेज नंबर 453। 4 5 3 4 5 6 7 8 उल्टा कर दे।